अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब के ट्रायल के हवाले से, कोर्ट मार्शल के हवाले से, सज़ा के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं और उसका नेक्सस जो है ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ या वैसे किसी न किसी सूरत में इमरान खान साहब से मिलाने की कोशिश की जा रही है और उनके वजह से इमरान खान साहब को कितना नुकसान हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साबिक किसी DGISI का इस तरह से कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहे, सियासत में आने के भी इल्ज़ामात लगते रहे और मामलात के ऊपर भी लगते रहे। उन्होंने मैनिपुलेशन और मैनेज करने के हवाले से, इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से भी लगते रहे। उनको सज़ा नहीं हुई, बल्कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियां मिलती रही। कोई दूसरे मुल्कों में जाके सफ़ीर लग गया, कोई किधर चला गया। लेकिन फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर इनको मेरिट के ऊपर भी सज़ा हो रही है तो सवाल यह है कि सिर्फ इनको क्यों सज़ा हो रही है। ये एक बड़ी वो है जिस तरीके से नेक्सिस इमरान खान साहब के साथ बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ बाकी जनरल बाजवा समेत बाकी जितने भी आर्मी के साबिक उस वक्त के अफसरान थे या अभी उनमें से कुछ हैं सर्विस में, उन जो फैसिलिटेटर का रोल करते रहे या जो हुक्म देते रहे मुबैना तौर पर, उनको उनका नाम कहीं नहीं आ रहा, उनके हवाले से कहीं पे कोई बात सामने नहीं आ रही। वो जनरल बाजवा थे जो कहते थे महफिलों में हर जगह सहाफ़ियों को कि जनरल फैज़ हमीद साहब को मैं जो टारगेट देता हूँ वो पूरा करता है। उसमें बेशक वो उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, जजों को धमकाने के हवाले से हो, कोई और मामलात में हो, तो वो पूरा करता है। तो अगर प्रैक्टिकली जिस तरह बताया जाता है कि फैज़ हमीद साहब या DGISI का जो ताल्लुक़ होता है वो वज़ीर आज़म के साथ होता है, कागज़ों में ये बिल्कुल बात ठीक है। ये उसी तरह है कि जिस तरह आर्मी चीफ का बॉस जो है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म जो है वो सिपह सलार कहते रह जाते हैं और जो बाकी मामलात सारे आपके सामने हैं। तो कागज़ों में भले DGISI का जो बॉस है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि जनरल बाजवा साहब फिर किस कैपेसिटी में उनसे काम लेते थे, किस कैपेसिटी में उनको टारगेट देते थे, तो ये चीज़ें भी सामने आनी चाहिए और किस बुनियाद के ऊपर वो बात करते थे। रहा बात सियासत में आने का, तो जनाब जिस तरह मैंने पहले बताया, ज़हीरुल इस्लाम अगरचे वो बाद में PTI में चले गए, क्या उन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं की थी? अब इसमें दो नुक्ते हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम या शुजा पाशा के हवाले से भी चले कहा जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उस पर भी आ जाते हैं। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से दो चीज़ें कही जाती हैं। एक ये कहा जाता है कि जनाब वो सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे थे, वो टेपें जो हैं उनकी टेप्स सामने आई थी जो उन्होंने रखी थी जनरल राइस शरीफ के सामने, नवाज शरीफ ने। तो वहाँ पे आप देखें कि एक तो वो सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, उनको कोई कुछ नहीं कहा किसी ने। दूसरा, आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है बॉस है DGISI का, तो जनाब फिर वो किसके लिए, उनके अपने बॉस के खिलाफ किसके कहने पे काम कर रहे थे? कौन था वो? अपने तय कर रहे थे सिर्फ, या वो किसी और इदारे के लिए कर रहे थे, या किसी और शख्सियत के लिए कर रहे थे? तो ये बड़ा सवाल है। इसी तरह अब जो नून लीग है वो इल्ज़ाम लगाती है जनाब जनरल पाशा के हवाले से कि उन्होंने पत्नी PTI को सपोर्ट किया। सब चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है ज़्यादा। तो DGISI तो वज़ीर आज़म गिलानी के या परवेज़ अशरफ के अंडर थे, तो फिर वो किस तरीके से इमरान खान को लेके आ रहे थे? तो ये बातें भी तो सामने आनी चाहिए ना कि वज़ीर आज़म उसका बॉस है। अब तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता, बॉस के कहने पे सारा कुछ हो रहा था। तो क्या गिलानी ने कहा था कि आप PTI की मदद करें? क्या नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप मेरे खिलाफ टेपे लेके आए ज़हीरुल इस्लाम को? तो ये बड़ी आसानी से, बड़े आराम से कह दिया जाता है, बॉस जो होता है ना जनाब, वो होता है वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म के कहने पे करता है जो कुछ करता है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। और इसी तरह वो इलेक्शन मैनिपुलेट किए, असगर खान केस के हवाले से आपके सामने है, सारे बांटे गए, उसमें एफिडेविट दिए, हलफनामे लिख लिख के दिए असद दुरानी ने असलम बेग के हवाले से। तो उस टाइम कौन किसका बॉस था, कौन किसके खिलाफ था, कौन वज़ीर आज़म था, कौन किस तरह कर रहा था, असलम बेग का कहना क्यों माना जा रहा था, वज़ीर आज़म जबकि बॉस होता है DGISI का। तो ये है कि ये चीज़ें इस वक्त अगर सामने आई हैं तो इसके पीछे एक ही मुहरकात जो हैं वो ये हैं कि जनाब किसी भी तरीके से इमरान खान को बीच में लाया जाए।
इमरान खान को टारगेट किया जाए। अभी भी मैं किसी को सवाल जब पूछता हूँ कि आप बताएं कि इस मामले से अगर इमरान खान का कोई लेना देना ना होता फैज़ हमीद का, और ये इसी तरह मनमानियाँ और सारा कुछ कर रहे होते, तो क्या इनका एहतसाब होता, क्या इनका कोर्ट मार्शल होता? तो ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ बड़ी बात की आज हसन निसार ने, और फिर मुझे हैरानगी इस चीज़ पे थी, इफ्तिखार अहमद ने भी उनका साथ दिया और फिर शहजाद चौधरी ने भी पार्शली उनका साथ दिया। बात क्या की, कहते कि ये 6 साल क्या करते रहे, 6 साल इदारे ने क्यों चेक नहीं किया? अब इदारा जिसका काम ही दूसरों के ऊपर नजर रखना है, जिसका काम ही जासूसी करना है, क्या उनको नहीं पता कि हमारा अपना सरबराह क्या करता फिर रहा है? क्या उनको नहीं पता कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी और पता नहीं क्या क्या करते रहे? तो आपने फोकस जो है वो 6 साल से हटा के आपने फोकस कर दिया सिर्फ 2022 के बाद से ज्यादा कि जनाब वो। अच्छा, मजे की बात है कि प्रेस रिलीज के मुताबिक भी जो एविडेंस, जो चार्जशीट तैयार की गई है, वो तो वहां तक की गई है कि जनाब साहब इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया या जो किया, उसमें इमरान खान का नेक्सस किस तरह निकलेगा ये तो पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो जनरल फैज हमीद पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी तो तहकीकात ही अभी जारी है, उसकी तो एविडेंस ही अभी सामने नहीं आई। वो 9 मई का अगर ज़बरदस्ती मतलब किया जा रहा है, जिस तरीके से भी उस साथ बांधा जा रहा है उसके, तो उसकी तो अभी एविडेंस ही नहीं आई। तो मैं, एक तो मेरा सवाल है जनाब इदारों से भी कि आपके बंदे जो हैं वो करते रहते हैं, क्या क्या करते रहे, तो वो क्यों करते थे, किसके कहने पे करते थे वो? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म अगर बॉस है तो पिछले DGISI जो थे वो कोई नवाज शरीफ के खिलाफ, कोई गिलानी के खिलाफ, कोई किसके खिलाफ स्टेट विद इन द स्टेट कहना पड़ा था, तो वो किसके कहने के ऊपर? अपने बॉस के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ वो करते थे। यानी कि बॉस के जुर्म नंबर 1 बॉस के खिलाफ, जुर्म नंबर 2 के उसमें सियासत में मुदाखलत चल रही है जनाब। अभी तो कह रहे हैं कि इसने ये काम भी किया, इसने सियासत में मुदाखलत भी की और पता नहीं क्या क्या किया, तो उनको भी तो लेके आए सामने। और फिर जिस तरह मैंने बाजवा साहब को बताया कि टारगेट पूरा कर देते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये है कि बाजवा साहब से कॉल आके नहीं पूछा जाएगा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर कोई मुद्दत बढ़ानी थी तो उसका फायदा किसको हो रहा था? जजों को धमकियां जो दे रहे थे, कौन दे रहा था जा जाके? ये क्या इमरान खान के कहने पे तो नहीं हो रहा था ना? तो ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी और इसके ऊपर बड़ा सारा सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा। और सलाम है हमारे मीडिया को, सिर्फ चार्जशीट आई है, आप पता नहीं ये मतलब है फर्द जुर्म आयद हुई है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि बंदे को सजा हो गई है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि सजा जो तहकीकात हो रही थी वो साबित हो चुकी हैं, यानी जो इल्ज़ामात थे वो साबित हो चुके हैं। उसके लिए अभी बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो हमारा मीडिया ने आज वो अपने बंदे का एहतसाब कर लिया, ये तो वो बस सजा हो गई, इमरान खान तो साहब निकल गए, इमरान खान तो पता नहीं उनकी तो सख्ती आ गई। ये अभी शुरुआत है। आप फर्द जुर्म देखें माजी में किस किस के ऊपर नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी फर्द जुर्म हुई थी, जनाब इमरान खान साहब के ऊपर भी हुई थी, तोशा खाना में भी फर्द जुर्म हुई थी, वो हुई, वो तो वहाँ से निकल आए, रिहा हो गए, बरी हो गए, वो भी निकल आए थे पीछे। तो वो ये इस तरीके से मीडिया के अंदर आज वावेला कल किया गया कि जिस तरह पता नहीं क्या क़यामत आ गई है और पता नहीं क्या जनाब साहब इतना बड़ा काम हो गया कि जनाब अल्लाह अल्लाह जो है वो हो रही थी। तो अभी शुरुआत है, वन साइडेड जो है एहतसाब नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो फैसिलिटेटर हैं उनके ऊपर आप कहते हैं कि जनाब DGISI का कनेक्शन नेक्सस जो था वो इमरान खान साहब के साथ था, वो तो साबित करना पड़ेगा। तो फिर इमरान खान के साथ नहीं था, फिर बाजवा साहब भी को भी बुलाएं और जितने भी अफसर हैं जो उनके साथ थे उसमें उनको भी बुलाएं, इस इदारे में थे या आर्मी में थे, उनको भी फिर सामने बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या किरदार था। ये नहीं हो सकता कि जनाब साहब मर्जी का बंदा वो जो लगे के ला के जनाब सामने वो करके तो और उसको टारगेट करके, और टारगेट करना भी मैं जिस तरह दोबारा कह रहा हूँ फैज़ हमीद को टारगेट करना नहीं है, ये टारगेट किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को किया जा रहा है। आप उठा के देख लें फैसल वाडा साहब की बातें और फलाना, अभी भी वो कह रहे हैं हम माफ़ भी कर देंगे। तो बात फिर ये है कि जनाब अंदलीब अब्बास और फलाने फलाने 9 मई को कहाँ कहाँ थे, उन्होंने जनाब से वो कर ली तो उनको छोड़ दिया लॉन्ड्री में वो कपड़े जो हैं वो बाकी। तो वो अगर इतना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है तो फिर इनकी माफ़िया तलाफियाँ कैसे कबूली? अभी भी माफ़ियों का कहा जा रहा है अपने आप को डिस्टेंस कर लें, मिलिटेंट विंग से डिस्टेंस कर लें अपने आप को इमरान खान साहब, अभी ये कर लें वो कर लें, तो आसान लफ्ज़ों में तलाक शलाक भी दे दें कोई, तो उनके लिए मामला जो है वो बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। अदरवाइज़ जनाब मुश्किलात में मुश्किलात होंगी। तो ये एक स्मोक स्क्रीन है, इसमें जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ना तो फर्द जुर्म से ये साबित होता है कि बंदा सज़ा हो गई है, एलिगेशन साबित हो गए हैं, ना फर्द जुर्म से किसी के साथ नेक्सस साबित होता है।
हाँ, अलबत्ता सवाल ज़रूर उठते हैं कि जनाब बाजवा फिर क्या कर रहे थे। ये सवाल उठते हैं कि वो फिर यूनिफ़ॉर्म के अंदर क्या-क्या करते रहे। ये सवालात उठते हैं कि रिटायरमेंट के बाद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस क्यों किया जा रहा है। तो फिर जितने भी सवालात उठते हैं फिर तो उनको भी एड्रेस होना चाहिए। तो ये कुछ मामलात थे, कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह